हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मई 25 का ये एक आखिरी रिवीजन वीडियो यूज समझ लीजिए दोस्तों, जो क्या करने वाला है, आपको एक समरी देने वाला है सारे इंडेक्स के मेजरमेंट प्रिंसिपल की। सर हमारी तैयारियां बढ़िया जोरदार से हो गई है, पर अब हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन वीडियो आ जाए जिसमें सारे इंडेक्स के प्रिंसिपल रिवाइज हो जाए। बोले तो उसमें इनिशियल रिकॉग्निशन किस प्राइस पर होता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अगर करते हैं तो क्या प्राइस पे होता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज चॉइस अवेलेबल है, उसका गेन लॉस कहाँ जाएगा, डी रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल्स उसमें दिए हुए हैं, और क्या उसमें कोई रिक्लासिफिकेशन, रीमेजरमेंट या मॉडिफिकेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं और उसकी अकाउंटिंग क्या प्रिस्क्राइब की गई है, क्या प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग लगती है और है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लगता है, रिस्क फ्री रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। एक जगह ये सारी समरी यहाँ पे आपको मिलेगी। दो तरह से आप यूज कर सकते हो इस रिवीजन को, सुन के सारी अंडरस्टैंडिंग सारे इंडेक्स की जहां पर भी अकाउंटिंग कोई एसेट लायबिलिटी की हो रही है उसे रिकैप करने के लिए, या सिलेक्टिव बेसिस पे टाइम स्टैम्प देख के जिस इंडेक्स में आपको कोई कंफ्यूजन है वो पर्टिकुलर सुनकर सीक्वेंशियली चलेंगे अपन दोस्तों। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करना है इंडेक्स टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। यहाँ पे हमारा एसेट लायबिलिटी कौन सी है जिसकी अकाउंटिंग हो रही है, इन्वेंट्री। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है, कॉस्ट, जिसमें परचेज कॉस्ट आएगी, साथ ही साथ में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अप टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टुवर्ड्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, और कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। बहुत सारी कॉस्ट एक्सक्लूडेड होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवीजन वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ कहां पर क्या रहा है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी इज नॉट फेयर वैल्यू बट इट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड रेलेवेंट होगी अगर वो बैलेंस शीट डेट से रिलेवेंट कोई और फर्दर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। लेस डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, यानी सेल नहीं होती तो जो कॉस्ट नहीं लगती वो वाली डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट है। दोनों में जो भी कम है उस पर मेजर करेंगे। इनकेस अगर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एनआरवी पे हुआ तो लॉस पीआरएल में अफेक्ट करेगा। ऐसे केस में इंडेक्स 1 बोलता है कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, दिस इज लाइक एन एक्सेप्शनल आइटम। डी रिकॉग्निशन, जब भी इन्वेंट्री कंज्यूम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड में मर्ज हो जाएगी। रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन के कोई यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग यहाँ स्पेसिफिकली कुछ लगती नहीं है। इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड इसके लिए रेलेवेंट नहीं है, ना ही नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब आते हैं इंडेक्स 12 में। डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होता है, तो पैरा 1524 के एक्सेप्शन में अगर आप कवर्ड हो तो उस पर डीटीए डिटेल बुक नहीं होगा। अदरवाइज डीटीए डिटेल हमेशा कितने पे बुक होता है, तो जो आपका टेम्पररी डिफरेंस है उस टेम्पररी डिफरेंस पे फ्यूचर टैक्स रेट से डीटीए डिटेल बनता है। बस डीटीए बनाते समय आपको प्रूडेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और, हम कई बार कैरीड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस या अनयूज्ड मैट टैक्स क्रेडिट पर भी डीटीए बनाते हैं। उस पे प्रिंसिपल है कि अगर आपका कोई कैरीड फॉरवर्ड टैक्स लॉस है तो आप उसके ऊपर एडिशनल डीटीए बना सकते हो। ऐसे ही मैट क्रेडिट है तो उसके ऊपर एडिशनल डीटीए बना सकते हो, टेम्पररी डिफरेंस पे जो डीटीए बन रहा है या डीटीएल बन रहा है उसके अलावा। यहां पे भी दिस विल बी सब्जेक्ट टू प्रूडेंस। लॉस के केस में इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस एंड नॉट जस्ट रीजनेबल सर्टेनिटी टू अर्न प्रॉफिट। या फिर आपके पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जिससे आप इस डीटीए को सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये डीटीए बनेगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होता है इंडेक्स 12 में, तो इंडेक्स 12 में क्लोजिंग ओपनिंग अप्रोच चलती है। तो हम ईयर एंड पे ये निकाल लेते हैं कि क्लोजिंग डीटीए डीटीएल कितना होगा यूजिंग कितना अभी भी टेम्पररी डिफरेंस रिवर्स होना बाकी है इनटू फ्यूचर टैक्स रेट। ये हमें क्लोजिंग चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है वो हमारा इस साल का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा। कहां पर बुक होगा, तो ये डिपेंड करेगा सोर्स क्या है। तो रिवैल्यूएशन के कारण अगर डीटीए डीटीएल आ रहा है तो रिवैल्यूएशन कहां बुक हुआ, ओसीआई एनआर और रिजर्व्स में पड़ा है तो ये ओसीआई एनआर में जाएगा। लेट्स से डीटीए डीटीएल आने का कारण डेप्रिसिएशन है, वो पीआरएल में जाता है तो ये भी पीआरएल में जाएगा। तो अंडरलाइंग इनकम और एक्सपेंस डिफाइन करेगी कि डेफर्ड टैक्स कहां से बुक करना होगा। इट कुड बी पीआरएल, ओसीआई और रिजर्व्स। सेम अगर मैं बात करता हूं कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस या मैट क्रेडिट की, वहां पे भी मैं क्लोजिंग डीटीए डिटेल कैसे निकालूंगा, तो कितना ईयर एंड पर कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस पेंडिंग है जिसपे कन्विंसिंग एविडेंस से आगे मैं इसे सेट ऑफ कर पाऊंगा इनटू फ्यूचर टैक्स रेट या मैट क्रेडिट का बैलेंस कितना है, ये क्लोजिंग होगा, और डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग का होगा वो इस साल का आपका डेफर्ड टैक्स इनकम एक्सपेंस हो जाएगा। ये नॉर्मली पीआरएल से ही रूट होगा। डी रिकॉग्निशन की अलग से कोई अकाउंटिंग यहाँ पे है नहीं, बस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होते जाएगा। रीमेजरमेंट आपको हर ईयर एंड पे रीएस्टिमेट करना है, डीटीए है तो स्पेसिफिकली, और इसके अलावा मॉडिफिकेशन वगैरह तरह की यहाँ पे कोई
स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं। अब आते हैं अपन इंडेस 1638 विच इज बेसिकली और इंटेंजिबल असेट्स एंड पीपी। यहां पे क्या होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, तो पीपी और इंटेंजिबल असेट के सेम प्रिंसिपल है। पहले अपन पीपी डिस्कस करते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन होता है परचेज कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन मेकिंग इट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की चाहत के हिसाब से जब वो रेडी फॉर यूज हो जाए, रेडी टू यूज तक के, ना कि पुट टू यूज तक के खर्चे, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीआरएस। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास दो बेसिस है, कॉस्ट और इवैल्यूएशन। अगर कॉस्ट है तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन में पहले आप क्या करोगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे और फिर उसके बाद फेयर वैल्यू पे लेके आओगे। तो गेन लॉस कहाँ जाएगा, तो गेन लॉस ऑब्वियसली बात है रिवैल्यूएशन के केस में आएगा, कॉस्ट में तो डिप्रिसिएशन ही बुक होएगा। तो रिवैल्यूएशन के केस में पहली बार अगर लॉस है तो पीआरएल में जाएगा, गेन है तो ओसीआई एनआर से रिवैल्यूएशन रिजर्व में, और रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ कैरिंग अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और अगर ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है तो ये कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करेगा प्रीवियस रिवैल्यूएशन कहाँ गया था। तो सब्सिक्वेंट में अगर लॉस हुआ है तो ये लॉस आप, अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो उससे सेट ऑफ करो और ये ओसीआई एनआर के थ्रू ले जाना, और नहीं है तो पीआरएल। और सब्सिक्वेंट गेन है तो पहले अगर आपने कोई लॉस पीएनएल में डेबिट किया है तो उस एक्सटेंट तक का रिवैल्यूएशन गेन सीधे पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। उसके ओवर एंड अबाउ अगर कोई गेन है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। डी रिकॉग्निशन में, कॉस्ट अप्रोच में गेन लॉस पीआरएल में, लेकिन रिवैल्यूएशन अप्रोच में अगर लॉस हुआ है तो पहले ओसीआई एनआर टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस, और एक्सेस लॉस है तो पीआरएल में, गेन है तो पीआरएल में जाएगा वेदर इट इज कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मेथड। और बैलेंस ऑफ ओसीआई एनआर यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व कुछ है तो वो पीआरएल के थ्रू नहीं, डायरेक्टली सोकी के थ्रू रिजर्व्स में, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। हर रिपोर्टिंग डेट पे डिप्रिसिएशन आपको रीएस्टिमेट करना पड़ता है वेदर इट इज कॉस्ट और इट इज रिवैल्यूएशन मेथड। इसके अलावा एज सच कोई अकाउंटिंग मॉडिफिकेशन वगैरह की यहाँ पे नहीं है, वो सब लीज वगैरह में ज़्यादा होंगे। प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग इस पूरे इंडेस में सिर्फ डीआरएस के प्रोविजन के ऊपर लगती है, और इंडेस 36 कॉस्ट एज वेल एज रिवैल्यूएशन दोनों मॉडल पे एप्लीकेबल होता है। इम्पेयरमेंट का 105 भी इस पे लग जाएगा जिस दिन ये असेट हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है कि अगर पीपी ऑपरेटिंग लीज में दी जाती है तो जब वो हेल्ड फॉर सेल होती है तो उसे इन्वेंट्री मानते हैं और उसे क्लासिफाई अंडर इन्वेंट्री किया जाता है, ना कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 105 में। मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी चीज़ के लॉजिक नहीं दे रहा हूं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट अ क्विक समराइजेशन ऑफ एवरीथिंग। दोस्त अपने को कोई भी डाउट है ना तो अपने को कमेंट में डाल के पूछ लेने का है, मैं बैठा हूं आपको जवाब देने के लिए। तो ये जो डीआरएस अपन ने बुक किया विच इज डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटीज का प्रोविजन जो हमने एसेट इंस्टॉल किया तो उसके कनेक्शन में जो हमें लग रहा है कि हमें पे करना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। तो आपको एस्टिमेट करना है डीआरएस की कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डीकमिशनिंग कितनी लगेगी तब, और उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ये निकालने के बाद क्या करना है, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीआरएस की प्रेजेंट वैल्यू एसेट की कॉस्ट में जुड़ गई। अब इसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा प्रोविजन फॉर डीआरएस का, तो ये इंडेस 37 में होता है। और कैसे होता है, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीआरएस यानी हर ईयर एंड पे अपन क्या करेंगे, डीआरएस को रीएस्टिमेट करेंगे कि क्या लगेगा, उस समय कितना होगा, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लेंगे। सर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में फैक्टर कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रेफर किया जाता है एज अ फैक्टर, वो नहीं दिया हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। गेन लॉस होगा तो डीआरएस में अगर कोई भी रीएस्टिमेशन होता है तो उससे रिलेटेड गेन लॉस पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट होगा अगर आप पीपी को कॉस्ट मेथड से मेजर कर रहे हैं, और डिप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली अगले साल से चेंज होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन मेथड में वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा। अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस नहीं है और लॉस हुआ है तो आप उसे पीआरएल में डालोगे, पर कैरिंग अमाउंट से एडजस्ट नहीं करोगे। इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा कॉस्ट पे मेजर होता है, ध्यान रखना इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल परमिटेड नहीं है। इसमें कोई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का कंसेप्ट नहीं है, ये कॉस्ट पे चलता है, और जब ये रेडी टू यूज होगा तब डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा सीडब्ल्यूआईपी और चले जाएगा पीपी में। याद रखना कैपिटल एडवांस को सीडब्ल्यूआईपी में नहीं दिखाना है। इंडेस 36 सीडब्ल्यूआईपी के लिए भी रेलेवेंट है इम्पेयरमेंट। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो इसमें दो चीजों के बारे में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो उसी का डिस्कशन है यहाँ पे, पेड लीव्स।
आपकी जितनी भी पेंडिंग पेड लीव्स है, अगर वो वेस्टेड है यानी कि इनकैशेबल, तो पूरे अमाउंट से प्रोविजन बनाना। लेकिन अगर वो एक्यूमुलेटिंग है पर अनवेस्टेड है, इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड हो गया, आप अगले सालों में ले सकते हो पर इनकैश नहीं होगी और कुछ समय बाद लैप्स भी हो सकती है, तो जितनी एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड है सिर्फ उसका प्रोविजन बनाना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वेस्टेड पे पूरा और इस पे रीएस्टिमेट करते जाना कितना लग रहा है। पीआरएल में जाएगा अनलेस खर्चा कैपिटलाइज हो सकता है, यानी ये लोग उस पर्पज में काम कर रहे हैं जिसमें कोई मशीन बन रही है कुछ, तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। खर्चा अदरवाइज पीआरएल से बुक होता है। हर रिपोर्टिंग डेट पे आपको कितनी आउटस्टैंडिंग पेड लीव है उसको रीएस्टिमेट करना होगा। लेकिन अगर डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है तो इनिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि आज मैंने एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया है और उसे रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम दी। ध्यान रखना, जिस दिन स्कीम दी जाती है उस दिन कोई खर्चा बुक नहीं होता है, खर्चा वेस्टिंग पीरियड में बुक होता है। तो खर्चा बुक होगा उस साल के अंत में। ईयर 1 में सिर्फ करंट सर्विस कॉस्ट बुक होती है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट की कॉस्ट सेकेंड ईयर से बुक होना शुरू होती है, क्योंकि अपन फर्स्ट ईयर एंड में ही खर्चा बुक करते हैं। तो सेकेंड ईयर एंड में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर एंड में करंट सर्विस कॉस्ट का प्रोविजन बनाया था उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपन टेबल बनाते हैं, तो वो प्रोविजन बनेगा। ईयर 2 से लेके रिटायरमेंट की डेट तक, तो ईयर 1 में सिर्फ करंट सर्विस कॉस्ट वो क्या होती है, जो आपकी प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट है पर एनम कॉस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट। करंट सर्विस कॉस्ट हर साल लगेगी और इंटरेस्ट कॉस्ट की भी हर साल लगती जाएगी। कब तक, रिटायरमेंट की डेट तक। पर अगर पेमेंट रिटायरमेंट डेट के भी कुछ सालों बाद होने वाला है तो बियॉन्ड द रिटायरमेंट पीरियड इंटरेस्ट कॉस्ट लगती जाएगी, जब तक पेमेंट नहीं होगा करंट सर्विस कॉस्ट नहीं लगेगी। ये सब पीआरएल में जाएगा अनलेस कैपिटलाइज हो सकता है। डी रिकग्निशन पे अलग से कोई गेन लॉस नहीं है। अगर कोई रीमेजरमेंट हुआ है आपकी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम का, यानी चेंज इन एस्टिमेट, इंडेस कहता है कि आप इसे साल के बिगनिंग में करें, अनलेस एंड अनटिल साल के दौरान कोई मॉडिफिकेशन के कारण रीमेजरमेंट हुआ है, इट इज डन एट बिगनिंग ऑफ द ईयर। और आप ओपनिंग प्रोविजन कितना बनाएं और रीमेजर करके कितना बनना चाहिए ये निकालोगे, यानी क्यूमुलेटिव बेसिस। क्यूमुलेटिव बेसिस यानी कि अपन डेफर नहीं करेंगे, हम रादर बोलेंगे कि भैया टोटल ओपनिंग इतना अवेलेबल है, जबकि एज पर द रिवाइज एस्टिमेट इतना होना चाहिए था इतने पिछले सालों में, वो पूरा वन शॉट बिना डेफर किए अभी के अभी प्रोवाइड फॉर कर देंगे, पर ओसीआई एनआर से, इन द नेम ऑफ एक्चुरियल गेन लॉस। लेकिन ये है रीमेजरमेंट। पर अगर मैंने मॉडिफिकेशन किया है, यानी टर्म्स चेंज किए और एम्प्लॉय को पिछली सर्विसेज के लिए भी बेहतर पहले से भी स्कीम को इंप्रूव करके दे दिया है, तो पहले प्रॉमिस किया था रिटायरमेंट पे 1% ऑफ एवरी ईयर ऑफ सैलरी मैं पे करूंगा, अब मैंने बोला 2% इवन फॉर पास्ट ईयर ऑफ सर्विस ऑन रिटायरमेंट पे करूंगा। तो पिछले सालों की कॉस्ट आपने जो बनाई है अब आप उसको डबल करोगे, तो प्रोविजन यहाँ पे जो डबल होएगा, ये जिस दिन आपने मॉडिफिकेशन इन द स्कीम किया उस दिन आपको बुक करना पड़ेगा। और क्योंकि अपन अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो ये पास सर्विस कॉस्ट कहलाएगी और ये पीआरएल से बुक होगी, ना कि ओसीआई एनआर से। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे पीआरएल से पास सर्विस कॉस्ट के नाम से, और अगर आपने बेनिफिट कम किया है तो उसमें कर्टेलमेंट होगा। इंडेस में कभी भी डेफरमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर रिस्क फ्री रेट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं तो हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रेट। इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट में इसके अलावा होता है प्लान एसेट। प्लान एसेट को इनिशियली हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है उस पे, फिर इस पे हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट इनकम बुक करते हैं और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाते हैं। तो फेयर वैल्यू का डेफिनेटली गेन लॉस होगा, तो ओपनिंग प्लस कंट्रीब्यूशन माइनस विड्रॉल फॉर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस माइनस फेयर वैल्यू गेन लॉस विल बी द क्लोजिंग वैल्यू, सब्जेक्ट टू असेट सीलिंग, कि आपका अगर लाइबिलिटी से भी ज्यादा असेट हो गया है तो क्या बुक करना परमिटेड है या नहीं है। अब असेट सीलिंग या फेयर वैल्यू चेंजेस के कारण कोई भी गेन लॉस हुआ है तो वो मेजरमेंट गेन लॉस के नाम से ओसीआई एनआर जाएगा, पर आएगा ये फेयर वैल्यू पे, तो अगले साल इसकी ओपनिंग वैल्यू क्या आएगी, पिछले साल की फेयर वैल्यू, और उस पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक होएगा। ये खत्म कब होगा, कैसे होगा, जब भी ये डी रिकॉग्नाइज या विड्रॉ कर लिया जाएगा पेमेंट करने के लिए स्कीम्स में। इसमें एज सच कोई रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन की बात नहीं है, और इंटरेस्ट यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से बुक होता है, ना कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में क्या फर्क है, फेयर वैल्यू गेन लॉस का, वो भी पूछते हैं एग्जाम। चल रहा है ना दोस्त, एकदम क्विक फटाफट रिवीजन। अब ये सब पढ़ने के बाद आप इसको सुन रहे हो तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे, और फटाफट जो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं वो क्या कर रहे हैं, या आपने जो पढ़े हैं एक बार क्या हो रहे हैं, सारे एक जगह रिकैपिटुलेट हो रहे हैं। कोई छोटे मोटे कंफ्यूजन है, कोई चीज स्किप हो गई है, वो सब अपने आप में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। अब आते हैं अपन इंडेस 20 पे, गवर्नमेंट ग्रांट।
गवर्नमेंट ग्रांट जब आपको रिसीव होती है तो आप क्या करेंगे? रिसीवेबल है तो असेट है। अभी देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट कोई असेट से रिलेटेड चीज पे मिली है, असेट रिलेटेड है, तो इनिशियली आप इसे किस पे रिकॉर्ड करोगे? तो सर जीजी हमेशा डेफर्ड इनकम एज अ लाइबिलिटी बुक होती है, पर अगर आप नेट अप्रोच फॉलो करोगे तो असेट की कॉस्ट से कम कर दोगे। तो ग्रॉस अप्रोच में डीआई लाइबिलिटी, नेट अप्रोच में रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नेट अप्रोच में जीजी बचेगी नहीं तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे डेप्री लगेगा, लेकिन ग्रॉस अप्रोच में इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपने डेफर्ड इनकम बुक करी है वो पीआरएल में क्रेडिट होगी। तो अनअमोटाइज्ड जीजी विच विल बी अमोटाइज्ड इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, और जो अनअमोटाइज्ड है यानी जो अभी इनकम बुक नहीं हुई है वो लाइबिलिटी दिखेगी, और उसमें भी करंट नॉन करंट दिखाना होगा, जो अगले साल अमोटाइज होने वाली हो करंट, उसके बियॉन्ड नॉन करंट। अमोटाइज ग्रांट जो आपने इस साल अमोटाइज करी है वो पीआरएल में या तो अदर इनकम दिखेगी या डेप्रिसिएशन से नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल। तो प्रेजेंटेशन हो सकता है बैलेंस शीट में ग्रॉस और पीआरएल में नेट। डी रिकॉग्निशन जैसे जैसे एसेट खत्म होएगा वैसे वैसे एसेट से रिलेटेड जीजी भी खत्म होगी, इसमें कोई रीमेजरमेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इसमें कभी रिफंड हो जाए। तो ग्रॉस अप्रोच के केस में रिफंड बड़ा ही सिंपल है, आप उसे डेफर्ड इनकम का अगर आपके पास कोई बैलेंस बाकी है जीजी का तो उससे सेट ऑफ करो, और एक्सेस रिफंड है तो पीआरएल में डेबिट करो। लेकिन अगर नेट अप्रोच है तो उस केस में आपको असेट की कॉस्ट पे एडजस्ट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू शॉर्ट डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ग्रॉस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा मेरा सुझाव है। कभी भी जीजी में प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग नहीं होती है, और इंपेयरमेंट 105 इसके लिए कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। बट रेवेन्यू आइटम के लिए जीजी मिली है, गुड सेल करने की सब्सिडी या कोई खर्चों के अगेंस्ट में रिम्बर्समेंट, तो अगर आप वो सर्विसेज ऑलरेडी या खर्चा ऑलरेडी कर चुके हो, अप्लाई किया था और कई सालों बाद ग्रांट मिली है जैसा अक्सर होता है, तो क्योंकि वो पास सर्विस से रिलेटेड आप उसे इमीडिएटली पीआरएल में डाल दो। पर अगर वो फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो उसे डेफर्ड इनकम वापस से दिखाओ एज ए लाइबिलिटी, और इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड या रेवेन्यू सैक्रिफाइस्ड के रेशियो में पीआरएल में डाल दो। तो जो अनअमोटाइज्ड जीजी रहेगी वो वापस से आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगी, डेफर्ड इनकम के नाम से करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन होगा, और जो अमोटाइज्ड अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में, सॉरी पी&एल में अदर इनकम या फिर एक्सपेंस से सेट ऑफ होकर दिखेगी। ये इनकम एक्सपेंस के साथ राइट ऑफ हो जाएगी। अगर रिफंडेबल हुई है तो फिर अगर आपके पास कोई बैलेंस है डेफर्ड इनकम का, सेट ऑफ कर लो, उससे एक्सेस रिफंड हुआ है तो पीआरएल में जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं। अब आते हैं अपन इंड AS 21। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस, अगर आप यानी कि फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन हमेशा स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होता है। बट अगर आपने एडवांस पेमेंट किया है, यानी पेमेंट आज कर दिया और माल 2 महीने बाद आया है, तो 2 महीने बाद आने वाले माल को भी मैं अपनी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड करूंगा एडवांस जिस दिन दिया था उस दिन की एक्सचेंज रेट से। इसके अलावा इंटरेस्ट रेंट जैसी चीजें जो डेली अक्रू होती है, ये एवरेज रेट से बुक होती है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी हो तो फिर आपको मजबूरन क्लोजिंग रेट लेना होगी, अदरवाइज हर जगह हम स्पॉट रेट लेते हैं। वोलेटाइल नहीं है अगर एक्सचेंज रेट तो आप एवरेज रेट भी ले सकते हो। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं कि एक इंडियन कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो क्या होगा। फॉरेन करेंसी एसेट लाइबिलिटी हो सकता है आपकी ईयर एंड में बचेगी, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया आपने इंपोर्ट परचेज का, पर उसमें अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो फॉरेन करेंसी क्रेडिटर है। तो मॉनेटरी आइटम सारी क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे बुक होगी, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रही है तो स्पॉट रेट, और अगर फेयर वैल्यू पे आ रही है तो फेयर वैल्यू के एक्सचेंज रेट लेंगे, यानी जिस दिन का फेयर वैल्यूएशन है उस दिन की एक्सचेंज रेट। तो पीपी कॉस्ट पे कैरी हो रही है तो स्पॉट रेट, पीपी रिवैल्यू हो रहा है तो जिस दिन रिवैल्यू किया था उस दिन जो एक्सचेंज रेट है उस रेट पे रिवैल्यू फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट करके वैल्यू करेंगे। देन गेन लॉस का क्या होगा इसमें, तो सारे फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस पीआरएल में जाते हैं, भले ही वो रियलाइज्ड हो या अनरियलाइज्ड, मॉनेटरी पे हो या नॉन मॉनेटरी पे हो। एक्सेप्ट अगर नॉन मॉनेटरी आइटम को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, तब इंड AS कहता है कि भाई आप पीपी को रिवैल्यू कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन का जो गेन आ रहा है वो तो OCINR में जा रहा है, और इधर फॉरेन एक्सचेंज गेन पीआरएल में जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, फेयर वैल्यूएशन के दिन जो फेयर वैल्यू गेन लॉस आता है उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस भी आएगा,
दोनों निकालना अलग अलग, बट दोनों को वहीं क्रेडिट करना जहां फेयर वैल्यू गेन लॉस क्रेडिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन का फेयर वैल्यू गेन लॉस, पीपी के रिवैल्यूएशन का फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआईएनआर में जाता है अगर गेन है तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसीआईएनआर में जाएगा। वहीं आपने फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मेजर किया, उसका फेयर वैल्यू गेन लॉस पीआरएल में गया, तो उसका फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस भी है तो वो भी पीआरएल में जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस विल बी बुक्ड वेरेवर वैल्यूएशन गेन लॉस इज बुक्ड। और एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है कि एक मॉनेटरी आइटम है जैसे कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी बॉन्ड, जिसमें बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल है, तो जिस कारण से इस पे FVOCI मेथड लगता है। ऐसे बॉन्ड को आपको पहले वैल्यू करना है किस पे, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से, और फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस निकालना है जो पीआरएल में जाएगा, फिर आप उसे फेयर वैल्यू पे लाओगे, उसका गेन लॉस OCI में जाएगा। ये बहुत ही स्पेशल केस है। आपको याद होता है एक क्वेश्चन भी है इसका, इंड AS 21 और इंड AS 109 के कॉम्बिनेशन वाला। इसके बाद में अल्टीमेटली कब डी रिकॉग्नाइज होगा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस तो जब तक उसका अंडरलाइंग एसेट फॉरेन करेंसी एसेट लाइबिलिटी है तब तक चलेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इसमें प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग वगैरह तो वो सब तो जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी अकाउंटिंग पे डिपेंड है। इंड AS 21 में इसके बाद होते हैं फॉरेन ऑपरेशन, यानी कि मेरी एक ब्रांच है बाहर जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है और यूएस में, तो वो अपना ट्रायल बैलेंस डॉलर में बना के ईयर एंड पे भेजती है, तो मैं डॉलर से कन्वर्ट करता हूँ। या कभी भी अगर आपको अपनी जो भी बुक्स आपने जिस करेंसी में बनाई है उससे दूसरी कोई भी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन टू प्रेजेंटेशन करेंसी, तो बड़ा ही सिंपल सा नियम है। आप सारी इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट से कर दो, बचेगा उसके ट्रायल बैलेंस में अब क्या, असेट लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट, भले मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी। इस साल का प्रॉफिट एवरेज रेट से आएगा क्योंकि इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट से, और शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्लोजिंग रेट अज्यूम कर लेना, क्वेश्चन चाहता है कि नहीं मैं स्पेसिफिक रेट लेना चाहता हूं, वो ले लो, ये अलाउड है। तो फॉरेन सब्सिडरी के केस में उसकी शेयर कैपिटल और ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उससे कन्वर्जन होगा। फर्क इतना होता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस है वो पीआरएल में जाता है, बट फॉरेन ऑपरेशन ट्रायल बैलेंस या कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो जो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस है वो FCTR में जाता है, जो OCIR से बुक होता है, रिक्लासिफाइबल होता है। जिस दिन आप वो फॉरेन ऑपरेशन को बेच दोगे उस दिन FCTR को पीआरएल में रिक्लासिफाई कर दोगे गेन और लॉस, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में पेरेंट की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप में एक नॉन मॉनिटरी एसेट है, हो सकता है कॉस्ट पे कैरी हो रहा हो, इस पर्टिकुलर रीजन से हो सकता है कि आप उस पर स्पॉट रेट यूज कर रहे हो SFS में, हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया हो सब्सिडरी को, क्योंकि वो मॉनिटरी आइटम है तो उसे आप SFS में क्लोजिंग रेट पे मैनर कर रहे हो और उसका गेन लॉस पीआरएल में जा रहा है। SFS के लिए ये सब ठीक है, पर CFS बनाते समय जितना भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, लाइक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स, उन सब को आपको मैंडेटरली क्या करना है, तो इनिशियली भले ही आपने उसे स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया है, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप क्लोजिंग रेट पे लेके आओगे, और उसके कारण जो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस होगा वो पेरेंट का FCTR बुक होगा, और वो पेरेंट का FCTR कब तक पड़ा रहेगा, जब तक सब्सिडी बेचेंगे नहीं, डिस्पोजल पे पीआरएल में रिक्लासिफाई होगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब हमारे PC का पार्ट होगा और हमें गुडविल क्लोजिंग रेट पे लाना होती है। हालांकि फॉरेन सब्सिडी के साथ कंसोलिडेशन कहीं पर डिस्कस्ड आपके सिलेबस में अलग से नहीं है, दो अपन क्लास में देखते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंपल है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी JV एसोसिएट में, समझो आपकी फॉरेन सब्सिडरी JV एसोसिएट है, आपने उस पर कॉस्ट या फेयर वैल्यू मेथड यूज किया होगा, तो सॉरी अब ये फॉरेन सब्सिडरी नहीं है, नॉर्मल हो गया, बहुत हो गया फिरंगी। तो इंड AS 27 अपन नॉर्मल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गए। इन्वेस्टमेंट किया बनने तो किस पे मेजर करते हैं, इनिशियली हमारे पास पैरा 10 में चॉइस है या तो कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू, ये चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। इसका मतलब आपको एक क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए यानी सब्सिडी के इन्वेस्टमेंट के लिए या तो सबको कॉस्ट या सबको फेयर वैल्यू एज पर 109 करो। अगर कॉस्ट मेथड है तो वो कॉस्ट पे ही कैरी होगा, पर इसमें इंपेयरमेंट लॉस इंड AS 36 का लगता है, 109 का। नॉर्मली फाइनेंशियल एसेट का इंपेयरमेंट 109 में होता है, पर ये
कॉस्ट का मेजरमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडी कॉस्ट पे मेजर हो रहा है, जेवी एसोसिएट का कॉस्ट पे मेजर हो रहा है, तो इम्पेयरमेंट के प्रोविजन 36 के लगते हैं। और फेयर वैल्यू मेथड है तो फिर 109 पे ही मेजरमेंट होगा। कॉस्ट मेथड में तो कोई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में गेन लॉस आएगा नहीं। फेयर वैल्यू मेथड में 109 के अनुसार अगर आपने एफईडी ओसीआई एनआर माना है तो ओसीआई एनआर, नहीं तो एफईडीपीएल मानेंगे तो पीआरएल। डी रिकॉग्निशन पे क्या होगा, तो जो भी अभी तक का आपका एक्यूमुलेटेड यानी आपने बेच दिया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी जेवी एसोसिएट तो गेन लॉस पीआरएल में, और पुराना कोई ओसीआई एनआर का बैलेंस है अगर आपने फेयर वैल्यू पे मेजर किया था तो वो नॉन रिक्लासिफाइबल होता है, तो सीधे रिजर्व्स में जाता है। 36 लगेगा क्या, सिर्फ कॉस्ट मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो लगेगा। 105 भी लगता है असेट हेल्ड फॉर सेल अगर आपने कॉस्ट मेथड फॉलो किया है तो। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को इनिशियली ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, सारा गेन लॉस पीआरएल में जाएगा, डी रिकॉग्निशन। यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एंटिटी अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, तो आज के बाद से अब आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस आएगी कि आप पैरा 10 में अपनी उस सब्सिडरी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे आप पहले इन्वेस्टमेंट एंटिटी होने के कारण फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे थे एफईटीपीएल, अब आपके पास चॉइस है कि आप पैरा 10 में उस सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट को बीइंग अ नॉर्मल एंटिटी एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जिस दिन आपका स्टेटस चेंज हुआ है उस दिन उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना, गेन लॉस पीआरएल में डाल देना, और ये उसकी आगे के लिए डीम्ड कॉस्ट होगी और आगे अकाउंटिंग पैरा 10 से कर देना। ज्यादा मजेदार है उल्टा वाला केस कि आप अभी तक नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी थे, अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गए, तो अभी तक पैरा 10 फॉलो कर रहे थे, अब एफईटीपीएल लगेगा, नो प्रॉब्लम। जिस दिन ऐसा हुआ है उस दिन आप उसे फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे, गेन लॉस पीआरएल में जाएगा। पुराने में अगर आप कॉस्ट पे मेजर कर रहे थे तो आप फेयर वैल्यू पे लाओगे, गेन लॉस पीआरएल में, आगे से एफईटीपीएल लगाना। पुराने पे आप एफईटीपीएल पे कर रहे थे, नए में भी एफईटीपीएल है। एक इंटरेस्टिंग केस है कि पहले हम पैरा 10 में एफईओसीआई एनआर मेथड यूज कर रहे थे हमारी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी जेवी एसोसिएट पे, पर हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं थे, तो गेन लॉस ओसीआई एनआर में जा रहा था। अब हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए तो आज से एफईटीपीएल यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी की नॉन सर्विस प्रोवाइडिंग सब्सिडरी को एफईटीपीएल पे ही मेजर करना होता है। तो जो पुराना ओसीआई एनआर का इकट्ठा रिजर्व है वो नॉर्मली रिक्लासिफाई पीआरएल में नहीं होता है, पर आईसीआई ने एक क्वेश्चन में उसे, एक ही क्वेश्चन है उसका, और उसे भी पीआरएल में डाला है, तो अपन वही करेंगे जो आईसीआई ने किया है, भले ही वो गलत है। नेक्स्ट, इंड AS 28, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन जेवी एसोसिएट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग होती है। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है, तो जितने पे भी आपने कॉस्ट पे खरीदा है उस पे, एक्सेप्ट अगर बार्गेन परचेज गेन है तो फिर इनिशियल रिकॉग्निशन में हम कॉस्ट प्लस बीपीजी करते हैं और कैपिटल रिजर्व बुक करते हैं, और जो भी बीपीजी आएगा वो सीधे कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ओसीआई के थ्रू रूट नहीं होगा। गुडविल या बीपीजी नोट्स में डिस्क्लोज होगी, और बीपीजी है तो कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा भी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इक्विटी मेथड से होता है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो वैल्यू थी प्लस जो आपका शेयर इन प्रॉफिट ओसीआई रिजर्व ऑफ जेवी और एसोसिएट, माइनस अगर वहां से कोई डिविडेंड मिला है या लॉसेज हुए हैं तो उसका शेयर। लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को जीरो से नीचे नहीं ले जाओगे अनलेस यू आर लाइबल टू रीपे एक्स्ट्रा मनी, जैसे आपने गारंटी वगैरह दे रखी। हाँ, पर हो सकता है एक्सेस लॉसेस अबव द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपके कोई दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन जेवी एसोसिएट है, लाइक लॉन्ग टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लोन विच रिप्रेजेंट्स योर नेट इन्वेस्टमेंट इन जेवी एसोसिएट, तो इसे उससे सेट ऑफ किया जाएगा, जिसका एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में दिया हुआ। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जेवी और एसोसिएट से कोई भी प्रॉफिट हमें मिल रहा है शेयर, तो हम कहाँ ले जाएंगे, तो अगर जेवी एसोसिएट में प्रॉफिट पीआरएल में बुक हुआ है तो हम भी पीआरएल में, ओसीआई तो हम भी ओसीआई, अगर वहां रिजर्व्स में आता हम भी रिजर्व्स में। किसके लिए, पोस्ट एक्विजिशन। जब हम जेवी एसोसिएट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, बेचेंगे, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी ओसीआई का हमारे पास बैलेंस पड़ा है तो वो रिक्लासिफाई हो जाएगा पीआरएल में, या नॉन रिक्लासिफाइबल है तो रिजर्व में चले जाएगा। यानी भाई जिस दिन आपने जेवी एसोसिएट को बेच दिया ना, उस दिन उससे रिलेटेड ओसीआई बैलेंस खत्म कर दिया। सपोज मेरी एक एसोसिएट थी 40% की, मैंने 10% बेचा, 30% बाकी है, तो जो ओसीआई में अभी तक आपने समझो उसने 100 रुपये ओसीआई में कमाए थे, आपने उसका 40 बुक किया, 10% बेच दिया, तो 10 को रिक्लासिफाई कर देना। यानी यहाँ पे पार्ट सेल के केस में पार्शियल रिक्लासिफिकेशन भी होता है, भले ही आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जॉइंट कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है। बाकी प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 105 क्या लगता है, हाँ, अगर आपने हेल्ड फॉर सेल अब इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रखा है,
तो देन इन दैट केस उसमें इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू हो जाएगा और अब आप उसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह अकाउंट फॉर करेंगे, यानी अब टेक्निकली स्पीकिंग उस पर इक्विटी मेथड नहीं लगेगा। तो 105 नहीं लगेगा, बट उस पर इक्विटी मेथड लगना बंद हो जाएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास एक कंपनी का 40% है, इसलिए वो मेरी एसोसिएट है। मैंने सोचा है कि मैं उसमें से 30% बेचूंगा और 10% रखूंगा, पर बेचा नहीं। तो आप 30% जो बेचने वाले हो उसके ऊपर इक्विटी मेथड बंद कर देना, बचे हुए 10% पे इक्विटी मेथड चलेगा। भले ही 10% से आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है, पर इन्फ्लुएंस तो अभी है क्योंकि बेचा कुछ भी नहीं है पूरे 40 है। तो 10% पे इक्विटी मेथड चलेगा, 30% पे इक्विटी मेथड बंद हो जाएगा। इंड AS 36 इंपेयरमेंट का सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है, तो अगर इंडिकेशन होते हैं तो इंपेयरमेंट चेक करते हैं। उसके लिए पहले कैरिंग अमाउंट उस तारीख तक का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जिस तारीख इंपेयरमेंट चेक कर रहे हैं निकालते हैं, और फिर इसे कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट विच इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। अगर कोई लॉस आता है और सीजीयू है, नॉर्मल क्वेश्चन सीजीयू का आएगा, तो पहले गुडविल से एलोकेट करो, और एक्सेस लॉस अगर है तो इंडिविजुअल एसेट ऑफ सीजीयू इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट से एलोकेट करो इन रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। पर ध्यान रखना, कोई भी एसेट का रिकवरेबल अमाउंट अगर इंडिविजुअली दिया है तो उसे उसके रिकवरेबल अमाउंट से नीचे मत ले जाना और जीरो से नीचे मत ले जाना, एक्सेस लॉस इग्नोर हो जाएगा। उसकी लाइबिलिटी अगर इंड AS 37 बोलेगा तो बुक होती है, नहीं तो नहीं। हमेशा इंपेयरमेंट लॉस पीआरएल से एडजस्ट होगा, एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व उसी एसेट पर है तो आप उससे सेट ऑफ कर दो। क्या इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अदर देन गुडविल। गुडविल में कभी नहीं होगा, बाकियों में होगा। तो आप ऐसा करना कि रिवर्सल के बाद आपका एसेट जितना उसका रिकवरेबल अमाउंट है उससे ज्यादा पे ना आए, और उस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा पे भी ना आए जिस कैरिंग अमाउंट पे एसेट आता अगर हमने उस पर ओरिजिनली इंपेयरमेंट बुक नहीं किया होता। यानी विदाउट इंपेयरमेंट उसकी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके क्या वैल्यू आ रही होती, उससे भी ज्यादा नहीं होगा, रिकवर अमाउंट से भी ज्यादा नहीं होगा। यानी इन दोनों में जो भी कम है उस कैरिंग अमाउंट पे मैक्सिमम एसेट आ सकता है। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट से ये जितना ज्यादा है उतना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा। कहां से? पीआरएल से। ये सिर्फ तभी होगा जब इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल है, नॉट अदरवाइज। क्या यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का यूज होता है? तो वैल्यू इन यूज निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू यूज होता है, जहां पे आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल वाला रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले सकते हो। इंड AS 37 की बात करें तो प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट्स, बड़ा ही सिंपल सा प्रोविजन है। इसमें क्या होता है? तो सबसे पहली बात, प्रोविजन को हम इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हम एक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लायबिलिटी लेते हैं। इसमें नियम ऐसा होता है कि अगर किसी चीज के दो ही आउटकम है कि केस हार सकते हैं जीत सकते हैं, तो जो ज्यादा प्रोबेबल आउटकम है कि भैया हारने के चांस ज्यादा है तो वो वैल्यू आप पूरी ले लोगे। पर अगर मल्टीपल आउटकम है कि 10% चांस से इतना लॉस होगा, 25% चांस से इतना लॉस होगा, 65% चांस से इतना लॉस होगा, तो उन सबको मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोविजन बना। अगर लाइबिलिटी आपकी 1 साल बियॉन्ड है या लॉन्ग टर्म है तो आप प्रेजेंट वैल्यू भी लोगे, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होगा और प्री टैक्स बेसिस पे बुक करोगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, हर ईयर एंड पे आपको क्या करना है? रीमेजर करना है, रीएस्टिमेट करना है लाइबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पे लाना है, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। ये पीआरएल में जाएगा अनलेस आप कैपिटलाइज कर सकते हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस पे यूज करते हैं। रिइंबर्समेंट एसेट की अगर हम बात करें तो ये बुक हो सकता है मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पर ये तभी बुक होता है जब इट इज सर्टेन टू बी रिसीव्ड इफ द लाइबिलिटी इज पेड एंड कैन नॉट बी मूव्ड मोर देन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। इसे बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? यू कैन सेट इट ऑफ फ्रॉम प्रोविजन, या अलग से दिखाएंगे। तो अगर आपको पैसे देना है और किसी और से मिलना है तो दोनों अलग अलग दिखाते हैं। थर्ड पार्टी डायरेक्टली कस्टमर को पैसे देगी तो आप उसे नेट करके दिखा सकते हो। कंटिजेंट एसेट तो बुक ही नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल वो सर्टेन हो जाए, तो उसमें एज सच कोई मेजरमेंट की बात करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी इंड AS 16 जैसी चलती है, इसका इनिशियल रिकॉग्निशन एज पर इंड AS 16 होगा, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, बस यहाँ पे रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है, फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना है। जो भी डेप्रिसिएशन है वो पीआरएल में जाएगा अनलेस कैपिटलाइज हो सके, गेन लॉस ऑन सेल प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। अगर कभी रिक्लासिफिकेशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पीपी, तो ये तभी होगा जब चेंज इन यूज है, ना कि सिर्फ चेंज इन इंटेंशन और कैरिंग अमाउंट पे होगा। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी डेप्रिशिएट होती है जैसे पीपी डेप्रिशिएट होती है, अगर वो लिमिटेड यूजफुल लाइफ की है। तो आप पहले उसे डेप्रिशिएट करोगे उस तारीख तक, और उसके बाद वो कैरिंग अमाउंट के नाम से पीपी बुक कर दोगे। कोई गेन लॉस पीआरएल में बुक नहीं होगा अनलेस इंपेयरमेंट दिया हो क्वेश्चन।
एग्रीकल्चर एसेट्स के केस में बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बेरल प्लांट, ये हमेशा इनिशियली ही नेट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे, तो इनिशियल डेट पे ही लॉस आएगा क्योंकि आपने खरीदा फेयर वैल्यू पे, पर रिकॉर्ड नेट फेयर वैल्यू पे करना है, तो ये पीआरएल में जाए। अगर ये नेट फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर कॉस्ट अलाउड है, जैसे कि ट्रीज वगैरह हैं तो आपकी अदर देन बेरल प्लांट, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी नेट फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो कॉस्टलेस डिप्रिसिएशन, और जो भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे नेट फेयर वैल्यू पे गेन लॉस आएगा वो सब पीआरएल में जाएगा। डी रिकॉग्निशन का भी गेन लॉस पीआरएल में जाएगा, रीमेजरमेंट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो अपन ने लिखा है वही है। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग क्या लग सकती है, तो फेयर वैल्यू कुछ क्वेश्चंस में प्रेजेंट वैल्यू पे निकालते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि हमारी इतनी लाख पाम ट्रीज है जिसमें इतने नट्स निकलते हैं, इतने सालों तक इसमें इतने नट्स निकलेंगे, एक नट पे इतना प्रॉफिट होगा, तो बताइए इसकी क्या फेयर वैल्यू। तो वहाँ पे हम निकालते हैं कि भैया हर साल कितना प्रॉफिट है, कितने सालों तक होगा, तो हम उसका एन्युटी फैक्टर लेते हैं और फिर इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं, तो इस तरह से फेयर वैल्यू निकाली जाती है, तो वहाँ काम आता है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया है बोलेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर एसेट में अगर प्रोड्यूस की बात हो रही है, यानी कि आम के पेड़ पर लगे हुए आम, वो हमेशा नेट फेयर वैल्यू पे होंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी नेट फेयर वैल्यू पे होगा। यहाँ कॉस्ट अप्रोच अलाउड ही नहीं है, यहाँ मानते हैं फेयर वैल्यू अवेलेबल होगी। गेन लॉस सब पीआरएल में जाएगा, और जैसे ही हार्वेस्ट होगा वैसे ये इन्वेंट्री में क्लासिफाई हो जाएगा। तो एज सुन एज अ बायोलॉजिकल प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड, उसकी जो नेट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ हार्वेस्ट है वो उसकी डीम्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगी, और आगे से इसकी अकाउंटिंग इंड AS 2 में कवर होगी। तो ये सब्सिक्वेंटली किस पे मेजर होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस, गेन लॉस पीआरएल में जाएगा। जब भी बिक जाएगा तब हम गेन लॉस डी रिकॉग्नाइज बुक्स में कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की मिली है तो उसकी अकाउंटिंग इंड AS 20 में नहीं होगी, यहां पर होगी। इनिशियल रिकॉग्निशन अगर वो अनकंडीशनल और नेवर रिफंडेबल ग्रांट है तो सीधे पीआरएल में डाल दो, पर अगर रिफंडेबल है तो जितना अमाउंट रिफंडेबल हो सकता है, भले ही आपको लगता है रिफंड नहीं होगी पर हो सकता है, वो पूरी लाइबिलिटी रहेगी, बचा हुआ आप पीआरएल में इनकम बुक कर लो। तो जितनी रिफंडेबल है उतनी लाइबिलिटी दिखाओ। मुझे सरकार ने ग्रांट दी है 5 साल के लिए, बोला है 5 साल तक खेती करो, तो पूरी ग्रांट तुम्हारी। 5वें साल में भी बंद कर दी तो पूरी रिफंड करना होगी, तो 5 साल तक कोई इनकम बुक नहीं होगी गवर्नमेंट ग्रांट की, 5th ईयर बाद पूरी एक साथ बुक होगी। पर बोला है कि भैया जितने साल बाद आप खेती बंद करोगे प्रोपोर्शनेटली उतनी रिफंड होगी, तो 5 में से 3 साल खेती करी और 2 साल नहीं की तो 2 आउट ऑफ 5 ही रिफंड होगी, तो आप हर साल 1/5 रेवेन्यू बुक कर सकते हो, यानी जितनी रिफंडेबल हो सकती है उतनी लाइबिलिटी बचा हुआ रेवेन्यू। ये भी पीआरएल में जाएगा। सबसे डी रिकॉग्निशन होगा तो भी पीआरएल पे इफेक्ट जाएगा। कभी रिफंडेबल हो गई तो जो भी जीजी का बैलेंस है उससे सेट ऑफ कर दो, एक्सेस रिफंड हो गई तो पीआरएल में डेबिट हो जाएगा। बढ़िया है सर, इससे तो हमारे सारे इंड AS 41 तक कवर हो गए। बढ़िया है कि नहीं हो तो तुम बताओगे भाई कमेंट में, अभी तो सुनते जा रहे हो, थोड़ा एफर्ट तो दिख रहा होगा आप। नेवरदलेस अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, तो दिस इज एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट। बड़ा सिंपल है दोस्तों, इक्विटी सेटल्ड स्कीम में ग्रांट डेट पे कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। एम्प्लॉय को आज ऑप्शन दिया है तो कोई अकाउंटिंग नहीं करोगे, इस साल के खत्म होने पे अकाउंटिंग करोगे। क्या करोगे, SBP रिजर्व कितना, जो आपके फेयर वैल्यू ऑप्शन की है ग्रांट डेट पे। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, इक्विटी सेटल स्कीम में हम ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेते हैं, कैश सेटल स्कीम में एवरी ईयर एंड की रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू लेते हैं। इनटू कितने एम्प्लॉय लग रहा है कंप्लीट करेंगे, ना कि अभी कितने बाकी हैं। इनटू कितने ऑप्शन है, इनटू कंप्लीटेड वेस्टिंग पीरियड अपॉन टोटल वेस्टिंग पीरियड। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ SBP रिजर्व है, और हर साल में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को करंट ईयर का एक्सपेंस मानूंगा, अनलेस वो कैपिटलाइज हो सकता हो। कब तक खर्चा बुक होएगा, जब तक वेस्ट हो रहे हैं तब तक। वेस्टिंग के बाद अगर कभी लैप्स हो जाते हैं तो ध्यान रखना वो रिजर्व से एडजस्ट होगा, पीआरएल से नहीं। वेस्टिंग के पहले कोई भी चेंज इन एस्टिमेट है पीआरएल, उसके बाद कुछ भी है तो रिजर्व। ये किसकी बात हो रही है, इक्विटी सेटल्ड प्लान ईसॉप्स। क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करना है, तो हर ईयर एंड पे आपको रीमेजर करना है। आपको पहले लग रहा था 100 एम्प्लॉय रुकेंगे, अब लग रहा है 110, तो आप सोचो 110 में 2 साल हो गए, 2 साल में कितना बन जाना था, कितना बनाया, पूरा बना। डेफर कुछ नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रो एक्टिव है। सर इसमें क्या किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है? ऑफकोर्स, अगर आपने स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन बुक किया है तो जो खर्चा आप पहले बुक कर रहे थे वो तो एज इट इज बुक होते रहेगा, एक्सेप्ट अगर वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस हुआ है तो एग्जिस्टिंग खर्चे को भी अब रिड्यूस वेस्टिंग पीरियड में खर्चा बुक करना। प्लस आपने स्कीम बेहतर करके दी है एम्प्लॉय को, वेरी गुड,
एडिशनल बेनिफिट आप जो उसे दे रहे हो उसे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में एडिशनल खर्चा बुक करना है। पर अगर आपने बेनिफिट्स अनफेवरेबल कर दिए उसके लिए तो आप इग्नोर कर देना, आप तो पुराना खर्चा बुक करते जाना। नेक्स्ट, अगर आपने स्कीम कैंसिल ही कर दी, इसे बायबैक जैसा माना जाता है, तो जिस दिन कैंसिल हुई है पहले आप उस दिन तक का पूरा खर्चा बुक कर दो। तो 100% ऑफ पेंडिंग बैलेंस, 100% ऑफ रिमेनिंग एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये पहले करना है आपने। उसके बाद अगर आप जो पेमेंट कर रहे हो वो फेयर वैल्यू के बराबर है, किसकी फेयर वैल्यू? जो आपका ईसॉप स्कीम कैंसिल किया है, तो कैंसिल करोगे तो कुछ पैसा तो दोगे एम्प्लॉय को, नहीं तो हड़ताल पे पड़ जाएंगे। तो जितनी उस ईसॉप स्कीम की फेयर वैल्यू थी उतना पैसा अगर आप दे रहे हो उसको, तो ध्यान रखना उस केस में आपने जो भी पैसा दिया है, भले ही वो आपने जो रिजर्व बनाया है उससे ज्यादा दिया है, वो पूरा रिजर्व से एडजस्ट होगा, इक्विटी यानी रिजर्व। पर फेयर वैल्यू से भी ज्यादा पैसा आपने दिया है तो देन एक्सेस को आप पीआरएल में डेबिट करो। तो समझो 3 साल की स्कीम थी, फेयर वैल्यू 90 रुपीज थी, आप 30 बुक कर रहे थे, दूसरे साल में कैंसिल कर दिया तो 60 रुपये खर्चा बुक हुआ है, थर्ड ईयर का 30 बाकी है, पहले वो भी खर्चा बुक करो, 90 का खर्चा बुक हो गया। आज समझो आपकी इसकी फेयर वैल्यू स्कीम की 95 है, पर आपने एम्प्लॉय को 96 कैश दे दी, तो 90 से 95 5 रुपये ज्यादा तो देना ही पड़ता है, क्योंकि आज फेयर वैल्यू इतनी है तो 5 रुपये आप रिजर्व में डेबिट कर दो। और आपने 96 दिया फेयर वैल्यू से भी ज्यादा, तो 1 रुपये एक्सेस जो दिया है वो पीआरएल में जाएगा। यहाँ पे कोई प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग नहीं होती, एक्सेप्ट फेयर वैल्यू डेफिनेटली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कारण इफेक्ट हुई होगी। कैश सेटल स्कीम में क्या होता है, सब कुछ वैसे ही होता है, बट यहाँ पे मेजरमेंट डेट जो होती है वो हर ईयर एंड पे अपन क्या करते हैं, रीमेजर करते हैं। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट रिपोर्टिंग डेट लिया जाता है। इनिशियल रिकॉग्निशन तो कुछ नहीं होगा, ईयर एंड पे मेजर करेंगे और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लेंगे अपन कैश सेटल प्लान की, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में कैश पे करना है। और यहाँ एसबीपी रिजर्व की बजाय प्रोविजन फॉर एसएआर बुक होएगा लाइबिलिटी इनटू वही एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑप्शन, टोटल वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड अपॉन टोटल वेस्टिंग पीरियड। खर्चा वही पीआरएल में जाएगा, कितना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रोविजन, बुक्स में लाइबिलिटी दिखेगा। वेस्टिंग तक खर्चा पीआरएल में जाएगा, पर यहाँ पे वेस्टिंग के बाद भी खर्चा हो सकता है एक्सरसाइज पीरियड में, क्योंकि हमने कैश शेड्यूल में क्या बोला है कि हम तेरे को जिस दिन तो एक्सरसाइज करेगा उस दिन एक्सरसाइज पे ऊपर प्राइस के ऊपर जितनी मार्केट वैल्यू है शेयर की उतना पैसा देंगे। तो वो जो एक्सेस पैसा अपन दे रहे हैं वो एक्चुअल में कैश आउटफ्लो होने वाला है, तो दैट पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे एक्चुअल में मैं लाइबिलिटी को जब तक सेटल नहीं होगी बुक करते रहूंगा और पीआरएल से ही बुक होएगा। तो अनलाइक इक्विटी सेटल प्लान जहाँ पे वेस्टिंग के बाद रिजर्व से एडजस्ट होता था, यहाँ पे वेस्टिंग के बाद के भी खर्चे पीआरएल से एडजस्ट। काम तो आ रहा होगा यार ये रिविजन। खैर, क्यूमुलेटिव बेसिस पे खर्चा बुक होते जाएगा, रीमेजरमेंट अगर आप करोगे तो वही क्यूमुलेटिव कैचअप, यानी अभी तक कितना बुक होना था कितना बुक कर दिया, डिफरेंस अभी खर्चा बुक पीआरएल में जाएगा। मॉडिफिकेशन जो इक्विटी सेटल में अपन ने देखे थे वही प्रिंसिपल लगेंगे, कैंसलेशन वगैरह। प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग अलग से नहीं लगती, फेयर वैल्यू निकालने के काम आती है। कई बार स्कीम इक्विटी और कैश सेटल दोनों ऑप्शन देती है एम्प्लॉय को, ऐसे में आप सबसे पहले इसे कैश सेटल मान के अकाउंटिंग कर लो और ग्रांट डेट पे देखो कि क्या टोटल एसबीपी रिजर्व टोटल प्रोविजन फॉर एसएआर से ज्यादा हो रहा है क्या। अगर ऐसा है तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे आप एडिशनली खर्चा बुक करोगे एसबीपी रिजर्व को क्रेडिट कर। ये सब पीआरएल में जाएगा। हर साल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस एसबीपी रिजर्व का खर्चा बुक होते जाएगा। फाइनली अगर उसने इक्विटी सेटलमेंट किया तो प्रोविजन फॉर एसएआर आपने इकट्ठा किया है, कैश सेटल मान के उस पूरे को एसबीपी रिजर्व में डाल देना और टोटल एसबीपी रिजर्व को शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देना। पर अगर कैश सेटल्ड हो गया है तो कैश में अपने प्रोविजन फॉर एसएआर बना रखा है उतना पूरा कैश में पे कर दो और एसबीपी रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी तो उसे रिजर्व्स में रिक्लासिफाई कर दो, ट्रांसफर कर दो। ये भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे रीमेजर होएगा एवरी ईयर एंड, कितना बुक हो जाना था कितना बुक किया, डिफरेंस इस साल बुक करेंगे। अगर आपने एम्प्लॉई बेनिफिट के अलावा कोई शेयर बेस्ड पेमेंट किए कि गुड्स खरीदे शेयर में पैसा दूंगा, मशीन खरीदी शेयर्स के बदले में पैसा दूंगा, तो यहाँ पे सब कुछ अलग है। यहाँ पर मेजरमेंट डेट जो होती है वो जिस दिन गुड्स हमारे पास आते हैं उस दिन की लगती है। तो मेजरमेंट डेट विल बी गुड्स और सर्विसेज जिस दिन हमारे पास आएगी उस दिन जो गुड्स और सर्विस की वैल्यू है उस वैल्यू पे शेयर रिकॉर्ड होता है। हाँ, एडवांस के केस में हम डेट ऑफ पेमेंट ले लेंगे ना कि डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड। तो क्या होगा, फेयर वैल्यू और गुड्स और सर्विस रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो मैंने बोला भैया मशीन खरीदूंगा बदले में शेयर दूंगा, आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आज फेयर वैल्यू शेयर की 100 रुपये एक शेयर देने, पर मशीन आई 2 महीने बाद, उस दिन शेयर की फेयर वैल्यू 110 रुपये, तो ना मुझे 100 पे रिकॉर्ड करना है मशीन ना 110 पे। 2 महीने बाद मशीन की क्या फेयर वैल्यू है सर, वो 106 रुपये।
तो 106 पे मशीन रिकॉर्ड होगी और शेयर कैपिटल इशू होगा आपका 106 का, ये मानेंगे। तो अगर उसकी फेस वैल्यू 10 है तो बचा हुआ प्रीमियम। तो गुड्स और सर्विस जिस दिन आए उस दिन उसकी जो फेयर वैल्यू उस पर गुड्स और सर्विस रिकॉर्ड होंगे और उसके बेसिस पे शेयर कैपिटल और प्रीमियम आए। अगर गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर शेयर्स की फेयर वैल्यू लेंगे। कौन सी तारीख की? जिस दिन गुड्स और सर्विस आए, एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट के केस में फिर जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन की। ठीक है, आगे गुड्स और सर्विस एक बार बुक हो गए तो उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रिस्पेक्टिव इंडेस में होगा। और अगर आपका कैश सेटलमेंट है बाद में तो कोई भी गेन लॉस अगर उसमें करना है आपको तो पीआरएल में चले जाएगा। या दिन आपने जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है और कैश सेटल प्लान था कि शेयर की प्राइस के बेसिस पर मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तो रिकॉर्ड कितना करेंगे? गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू पर, पेमेंट शेयर की प्राइस के आधार पे हो रहा है, डिफरेंस पीआरएल में चले जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। फिर भी इनिशियल रिकॉग्निशन आपने जो पैसा दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू यूज होगी, अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड, और फेयर वैल्यू ऑफ एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अगर स्टेप एक्विजिशन है ये पीसी हो जाएगा। तो आई थिंक बिजनेस कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे स्किप करते हैं, आप देख सकते हो इसमें, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन अपने आप में क्या है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो ऑफ डिस्कशन। 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होएगा? तो जिस दिन आप नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हो, सबसे पहले आप उस दिन उसे उसके रिस्पेक्टिव इंडेस, जैसे इंडेस 16 में तो उस दिन तक का डिप्रिसिएशन लगा के उसका कैरिंग अमाउंट लाओगे और उस दिन का कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करोगे। गेन लॉस पीआरएल में इंपेयरमेंट लॉस की तरह से बुक होगा, रिवर्सल भी अलाउड है। फिर एवरी ईयर एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ हेल्ड फॉर सेल, इसमें माइनस डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो 105 जैसे ही लगना शुरू हो जाता है डेप्री बंद हो जाता है। या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे कॉस्ट टू सेल अगर आपकी बाद में लगनी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग भी होगी। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम तो इस वैल्यू पे आप इसे ईयर एंड पे मेजर करोगे, गेन लॉस पीआरएल में जाएगा। कभी हेल्ड फॉर सेल अगर हेल्ड फॉर यूज क्लासीफाई हो जाता है, यानी रीक्लासिफिकेशन हो जाता है, तो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेटमेंट, यानी आप मानना शुरू से ही अगर वो क्लासीफाई नहीं हुआ होता हेल्ड फॉर सेल तो डिप्रिशिएट होकर आज कितना कैरिंग अमाउंट आ रहा होता उतने पे लेके आओ और जो भी गेन लॉस है वो आप पीआरएल से एडजस्ट कर, पर प्रीवियस ईयर का रीस्टेट करने की कुछ जरूरत नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग तभी लगती है जब डिस्पोजल की कॉस्ट 1 ईयर बियॉन्ड पेबल है तो करना पड़ेगा, फिर उसमें अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। इंडेस 36 इस पे लग नहीं रहा है, पर उसी के प्रिंसिपल्स के अनुसार यहाँ भी इंपेयरमेंट लॉस। डिस्पोजल ग्रुप के केस में क्या होता है? तो डिस्पोजल ग्रुप में प्रॉब्लम ये आती है कि डिस्पोजल ग्रुप में ऐसी भी नॉन करंट एसेट हो सकती है जो इस इंडेस में कवर्ड है, और ऐसी भी एसेट्स हो सकती है फाइनेंशियल एसेट्स, रिसीवेबल, पेबल, जो इंडेस 105 में कवर्ड नहीं। तो डिस्पोजल ग्रुप यानी मैं पूरी फैक्ट्री अपनी सेल कर रहा हूँ अलॉन्ग विद इट्स डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सब कुछ। तो हम सारी एसेट लाइबिलिटी को पहले रिस्पेक्टिव इंडेस से मेजर करेंगे। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप ऑल नेट एसेट्स को कंपेयर करेंगे। डिस्पोजल ग्रुप एज अ होल बेचूंगा तो उसकी नेट फेयर वैल्यू नेट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट, और अगर बी ए से कम है तो लॉस होएगा, ये इंपेयरमेंट लॉस बुक होएगा पहले गुडविल से, उसके बाद 105 में जो एसेट्स कवर होते हैं जैसे कि इंटेंजिबल एसेट, पीपी, उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो से, कीपिंग इन माइंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेस 36। रिवर्सल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इंपेयरमेंट लॉस का, बाकी सबसे। फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर बहुत सारे रिविजन्स हैं, तो ऐसा सच डायरेक्ट है, सिंपल है। तो यू कैन सी फाइनेंशियल एसेट्स में अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में क्या होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआईआर में भी इनिशियल रिकॉग्निशन फाइनेंशियल एसेट्स विल बी एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इक्विटी शेयर खरीदा पर ओसीआई मान रहे हो तो फेयर वैल्यू प्लस ब्रोकरेज कॉस्ट पे ऐड करोगे। ओसीआई एनआर है तो भी सेम रहेगा, लेकिन वो अगर वो एफवीटीपीएल है दोस्त, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल बी व्हाट, मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वहां एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती, पीआरएल में जाती। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एसीएम में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से होता है, और ब्याज की इनकम पीआरएल में जाती है। इंपेयरमेंट लॉस 109 में अगर कुछ है तो बुक होता है, 36 नहीं लगता है, ध्यान रखना यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस पे, इसके फाइनेंशियल एसेट। वहीं पे अगर एफयूओसीआई आ रहा है तो इस पर भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से ही अकाउंटिंग होती है, यानी
पहले ये एसीएम से अकाउंट फॉर होता है। ये कैसा है, मैंने कोई डिवेंचर बॉन्ड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एसपीपीआई मीट कर रहा है, तो उसे पहले एसीएम से अकाउंट करूंगा, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाऊंगा, फेयर वैल्यू का गेन लॉस ओसीआई आर में अलग से बुक करूंगा। और अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो फिर उस केस में फेयर वैल्यू लॉस में इंपेयरमेंट लॉस बुकड होगा तो उतना पीआरएल में क्लासिफाई कर देते हैं। कभी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड आप फॉलो कर रहे हो और उसमें फाइनेंशियल एसेट में मॉडिफिकेशन हो गया, तो मैंने किसी को लोन दिया था और उसने बोला कि भैया मेरी किस्त कम कर दो, ब्याज कम कर दो, तो सिंपल है, नई टर्म्स में ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से नए कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, कैरिंग अमाउंट से जितनी कम है उतना लॉस बुक कर दूंगा। कहाँ से लॉस बुक होगा? पीआरएल से। पर ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने एम्प्लॉय को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन दिया और उससे जो पेमेंट मिलने की उम्मीद थी उससे उसने जल्दी पेमेंट कर दिया, तो कैश फ्लोज मेरे चेंज हो गए। तो मैंने फिर जो नए कैश फ्लोज एस्टिमेटेड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो प्रेजेंट वैल्यू मेरे कैरिंग अमाउंट से कम आ रही है, तो वो जो मेरा लॉस हो रहा है फाइनेंशियल एसेट का, वो लॉस क्योंकि डेफर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की कॉस्ट है तो उससे एडजस्ट हो जाती है। अगर यहाँ कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है तो वो अमोर्टाइज होगी। ये क्या है? मॉडिफिकेशन। इसके अलावा क्या रिक्लासिफिकेशन हो सकता है कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की जगह फेयर वैल्यू मेथड यूज करना शुरू कर सकते हैं? तो बिजनेस मॉडल चेंज हो तो रिक्लासिफिकेशन भी अलाउड है। अब ये बहुत सारी चीजें हो गई है तो ओवरडोज हो रही है अब आपके लिए, बट आप इसे ब्रेक्स में भी देख सकते हो। तो रिक्लासिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव होता है। अभी तक अमोर्टाइज कॉस्ट लग रहा था, फेयर वैल्यू है, तो जिस दिन आपने मेथड चेंज किया उस दिन तक पहले एसीएम लगा दो और उसके बाद से नया मेथड लगा दो, प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल एसेट एसीएम में लगती है, पूरी अकाउंटिंग उस पर बेस्ड है। ओसीआईआर बिल्कुल उसके जैसा ही, जस्ट दैट कि उसमें हम सब्सिक्वेंटली मेजर करते समय एडिशनल गेन लॉस ओसीआईआर में बुक करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी रिक्लासिफिकेशन हो सकता है कि एफईओसीआई से एसीएम या एफईटीपीएल, यस प्रोस्पेक्टिवली होगा, पर इसमें ओसीआई का जो बैलेंस होता है, अगर आप आगे एफईटीपीएल में जाओगे तो उसे अभी पीआरएल में डाल दो, और अगर आईसीएम में जाओगे तो उसे एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दो ताकि आपकी एसेट फेयर वैल्यू की बजाय अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाए और आगे से अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड फॉलो हो जाए। अगर आप इक्विटी शेयर पे ओसीआई एनआर यूज करते हो तो ये इरिवोकेबल ऑप्शन है, तो इसमें कोई रिक्लासिफिकेशन ऑफ मेथड अलाउड नहीं है। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस कॉस्ट पे होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगा। यहाँ कोई इंपेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट नहीं है, जो भी गेन लॉस है वो सब ओसीआई एनआर में जाएगा। कब तक? जब तक बिकेगा नहीं। बेचने पे कोई डी रिकॉग्निशन पे गेन लॉस हुआ है तो वो पीआरएल में जाएगा, पर एक्यूमुलेटेड ओसीआईआर का जो बैलेंस एनआर का बैलेंस है वो रिक्लासिफाई पीआरएल में नहीं होगा, सीधे रिजर्व्स में जाएगा। सबसे सिंपल है, एफईटीपीएल फेयर वैल्यू पे मेजर करते जाओ, सारा गेन लॉस पीआरएल में डालो। इसमें भी आप अपना मेथड चेंज कर सकते हो अगर बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है, टू अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पर ये प्रोस्पेक्टिवली होगा, तो जिस दिन मेथड चेंज हुआ है उस दिन की फेयर वैल्यू उसकी डीम्ड कॉस्ट हो जाएगी आगे की अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट करते हैं, तो इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मेजर करेंगे। इंटरेस्ट जो भी होगा वो पीआरएल में डेबिट होते जाएगा हर साल। एक एफईटीपीएल वाला केस है, वो आप यहां पे देख लेंगे बाद में। जब आप डी रिकॉग्नाइज करोगे लाइबिलिटी को, कभी जल्दी पे कर दिया, कुछ हो गया, तो पीआरएल में जाएगा। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है लाइबिलिटी में? हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी लोन लिया बैंक से और आपने बुलाया थोड़ा सा पैसा कम कर दो, एक किस्त चेंज कर दो, तो ऐसे केस में मॉडिफिकेशन आप देखो बहुत मेजर है, सब्सटैंशियल है। कैसे देखते हैं? ओरिजिनल रेट से आप नए पेमेंट को डिस्काउंट करो और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करो और देखो डिफरेंस 10% से ज़्यादा है क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला के। अगर है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है, 10% या उससे ज़्यादा पे, और 10% से कम है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई पे करी है तो उसे लाइबिलिटी कम कर दो। और अब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज कर दो कि नए पेमेंट क्या रेट से डिस्काउंट करूंगा तो नए इस कैरिंग अमाउंट पर आएंगे, तो कोई पीआरएल पे इम्पैक्ट नहीं जाता। पर अगर सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो ये मान लो पुरानी लोन डी रिकॉग्नाइज हो गई डेबिट, और नया लोन फेयर वैल्यू पे बुक होएगा जिसपे आज की मार्केट रेट से, करंट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रेट आगे बुक होएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो मानेंगे एग्जिस्टिंग लोन के रीपेमेंट से रिलेटेड है तो पीआरएल में जाएगी। ये मॉडिफिकेशन एक बहुत ही रेयर केस है जिसके ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन आया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी एफईटीपीएल पे मेजर होती है। ऐसे केस में हम एफईटीपीएल पे उसे लाते हैं तो गेन लॉस हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू के चेंजेस का कारण क्या है। इनिशियल रिकॉग्निशन तो सेम है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगता है, पर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाते हैं।
अगर गेन लॉस उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने के कारण हुआ है तो आप पीआरएल में डालना, पर आपकी खुद की क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो गई इसलिए आपका लोन महंगा या सस्ता हो गया और हिंस आपको उससे फेयर वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, फ्यूचर पेमेंट जो आपको करना है उस पर डिस्काउंटिंग करोगे। आज आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इसलिए बढ़ गया क्यों, क्योंकि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो गई, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कम हो गई, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, तो ये गेन की बात है, पर ये OCI-NR में जाएगा क्योंकि आपकी ये क्रेडिट वर्दीनेस खराब होने के कारण हुआ है। बाकी डी रिकॉग्निशन लाइबिलिटी का कभी भी होता है तो सब जगह डी रिकॉग्निशन का गेन लॉस पीआरएल में ही जाता है। फाइनेंशियल गारंटी के ऊपर तो मैंने अभी आपके साथ एक क्विक वीडियो शेयर किया था कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का, उसमें अपन ने उसको रिवाइज किया था। एक होता है फैक्टरिंग विद पार्शियल रिकॉर्ड्स, कि मेरा कोई डेटर था 50 लाख रुपए का, मैंने फैक्टर को बेच दिया 48 लाख पे और बोला कि 5 लाख रुपए तक की बैड डेट मैं उठा लूंगा। तो जितना आपने बैड डेट का कमिटमेंट दिया है ना उसे बोलते हैं कंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट इन एसेट, तो आपको उतने की फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करना होती है। प्लस आपको क्या लगता है 5 लाख रुपए में से कितने रुपए देना पड़ सकते हैं, मुझे लग रहा है 1 लाख का नुकसान होगा, तो ये 1 लाख रुपए आपकी फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू है जिसका आपको पीआरएल में आज लॉस बुक करना है और अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को उतने से बढ़ाना है। तो कंटेनिंग इन्वॉल्वमेंट 5 लाख असेट में डेबिट होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्रेडिट होगा, तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, प्लस फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्रेडिट होगी जो पीआरएल में डेबिट होगी। आगे फिर फेयर वैल्यू चेंज करेंगे आप, अगर आपको लग रहा है 1 की बजाय 2 लाख लॉस होगा तो 2 लाख कर दो, 1 लाख और पीआरएल में डेबिट कर दो। आपको लग रहा है कोई लॉस नहीं हो गया, सारे लोगों ने रीपे कर दिया, तो उसे 0 पे ले आओ, तो जो भी गेन लॉस बुक हुआ था रिवर्स हो जाएगा। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं, ध्यान रखना फॉरवर्ड फ्यूचर की इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू 0 होती है, और ऑप्शंस में जो प्रीमियम आपने पे किया है वो फाइनेंशियल एसेट है, अगर आपने प्रीमियम रिसीव किया राइटर ऑफ ऑप्शन हो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ईयर एंड पे आप फॉरवर्ड फ्यूचर और ऑप्शन को सेम फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन फॉर रिमेनिंग पीरियड से कंपेयर करोगे और फेयर वैल्यू पे लाओगे। तो आपने 6 महीने का फॉरवर्ड परचेज लिया था, 3 महीने बाद बैलेंस शीट डेट आ गई, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में बचे हुए 3 महीने का फॉरवर्ड परचेज कितने का मिल रहा है वो वैल्यू और आपने कितने पे लिया है वो वैल्यू कंपेयर करके गेन लॉस बुक करोगे। गेन लॉस सारा पीआरएल में जाएगा वेदर इट इज ऑप्शन फॉरवर्ड। गेन लॉस निकालने का सिंपल सा तरीका है, जैसा आपने सोचा वैसा ही हुआ है तो गेन, नहीं तो लॉस। डी रिकॉग्निशन पीआरएल में होएगा, यही मेजरमेंट है, इसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग नहीं लगती। एम्बेडेड डेरिवेटिव अगेन वो वीडियो में मैंने शेयर किया था, फिर भी आप देख सकते हैं। जॉइंट ऑपरेशन, यहाँ पे सिंपल है, हम असेट और लाइबिलिटी जॉइंट ऑपरेशन की अपनी बुक्स में अपने शेयर पर लेकर आते हैं, और वो असेट और लाइबिलिटी कैसे मेजर करेंगे, तो अगर वो पीपीए इंटेंजिबल असेट है तो उसके ऊपर रिस्पेक्टिव इंडेस लगेगा। जब बिक जाएगा तो सारी असेट लाइबिलिटी चली जाएगी और जो पैसा आएगा वो डेबिट हो जाएगा, डिफरेंस पीआरएल में चले जाएगा। इंपेयरमेंट लगेगा क्या, तो अगर वो असेट जो जॉइंट ऑपरेशन के उस पर इंपेयरमेंट या 105 लगता है यानी ओपीपी इंटेंजिबल असेट है तो लगेगा, नहीं तो नहीं। इसका भी मैंने वीडियो शेयर किया, आप उससे देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे समरी है। और लीज के केस में ये जितनी लीजेस 116 इंटरेस्टिंग, लेसी की बुक्स में आप किसे रिकॉर्ड करते हो, तो सर लेसी हमेशा फाइनेंशियल लाइबिलिटी लीज लाइबिलिटी बुक करेगा और राइट ऑफ यूज एसेट बुक करेगा। कितने से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। राइट ऑफ यूज एसेट कितने से बुक होगा, लीज लाइबिलिटी प्लस कोई डाउन पेमेंट है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, माइनस लीज इंसेंटिव जो नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, प्लस आपने कोई खर्चा किया लीज पे एसेट लिया उसके ऊपर इनिशियली, प्लस प्रोविजन फॉर डीआरएस आपको जगह खाली करके देना है उसकी कोई कॉस्ट है, तो ये सब राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड होगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट राइट ऑफ यूज एसेट का इंडेक्स 16 में, प्रोविजन फॉर डीआरएस है 37 और लीज लाइबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। गेन लॉस क्या होगा, पीआरएल में चले जाएगा, लीज लाइबिलिटी का इंटरेस्ट कॉस्ट और राइट ऑफ यूज एसेट का डेप्रिसिएशन पीआरएल। डी रिकॉग्निशन जब भी खत्म हो जाएगा तो कोई भी गेन लॉस है तो पीआरएल में चले जाए, डेप्रिसिएशन पीआरएल अनलेस कैपिटलाइज कर सकते। क्या रीमेजरमेंट हो सकता है, ये मैंने वीडियो बनाया था, डिस्कस किया, इसके ऊपर सिंपल सा रूल है, अगर लीज लाइबिलिटी में किसी कारण से आपका एस्टिमेशन चेंज हुआ है कि अब मैं रिन्यूअल एक्सरसाइज करूंगा, तो आप लीज लाइबिलिटी को रिकैलकुलेट करो और जो भी लीज लाइबिलिटी का डिफरेंस है उसे राइट ऑफ यूज एसेट में एडजस्ट करो। डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लेना, रीमेजरमेंट की डेट का, एक्सेप्ट अगर चेंज इंडेक्स या रेट चेंजेस के कारण हुआ है जहां पे आप पुराना रेट लोगे। पर मॉडिफिकेशन हुआ है कभी भी लीज के केस में तो क्या करोगे, तो सबसे पहले देखो मॉडिफिकेशन में स्कोप बढ़ा है, इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। स्कोप बढ़ा है पर इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन नहीं है तो आप लीज लाइबिलिटी को रीमेजर करना और राइट ऑफ यूज एसेट में एडजस्ट कर देना, पीआरएल में कुछ नहीं है।
पर स्कोप कम हुआ है तो प्रो रेटा लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट कम होंगे, डिफरेंस दोनों का पीआरएल में जाएगा। फिर नई टर्म्स के अनुसार जो लीज लाइबिलिटी आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आनी चाहिए उस पे लीज लाइबिलिटी आएगी और जो डिफरेंस है वो राइट ऑफ यूज एसेट में एडजस्ट हो जाएगा। ये एकमात्र केस है जहां कुछ पीआरएल में जाता है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये पूरी प्रेजेंट वैल्यू अकाउंटिंग बेस्ड है जिसमें इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट लेता है लेसी, वो अवेलेबल नहीं हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग। और यहाँ पे राइट ऑफ यूज एसेट के ऊपर आपका इम्पेयरमेंट 105 सब लगता है। फाइनेंस लीज अगर लेसर ने की है तो लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी, तो वो अपनी बुक से असेट हटा देगा, लेसी को अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा फाइनेंशियल असेट, जिसकी अकाउंटिंग एसीएम 109 से होगी, इंटरेस्ट इनकम बुक होगी। कभी उसमें रीमेजरमेंट हुआ है तो 109 की मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस लीज रीक्लासिफाई हो जाए, यानी री मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स हो जाए? हो सकता है, टर्म मैंने बाद में चेंज कर दी, कम कर दी। इंडेस कहता है कि अगर कोई फाइनेंस लीज का टर्म चेंज होने से अब वो ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई हो रहा है, तो आप एक काम करना, आपकी बुक्स में उस दिन जिस दिन रिक्लासिफिकेशन हुआ है जो लेसी का कैरिंग अमाउंट आ रहा है एग्जैक्ट वही अमाउंट की पीपी रिकॉर्ड कर देना, और आज से आपकी बुक्स में पीपी आएगी क्योंकि अभी ऑपरेटिंग लीज हो गई है। पर अगर वो फाइनेंस लीज ही रही है तो इसे मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट मान लेना, क्योंकि लेसी आपकी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट है। अभी एकदम से रिलेट नहीं होगा, आप एकदम अभी रिवाइज किया आपने तो आप रिलेट कर पाओगे। लेकिन अगर लेसी ऑपरेटिंग लीज पे काम कर रहा है, लेसर, तो उसकी बुक्स में असेट पीपी के नाम से बुक होगा, इंडेस 16 लगेगा उस पर। लीज रेंटल वो मस्त अपनी बुक्स में इनकम बुक करते जाएगा। बैलेंस शीट में उसका पीपी और एक लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट आ सकता है। ये क्यों आता है? आपकी इनकम और लीज रेंटल रिसीव में डिफरेंस है तो। डेप्रिसिएशन का खर्चा राइट ऑफ यूज एसेट पे बुक होएगा, लीज रेंटल एसएलएम बेसिस पे, अनलेस आपके पास कोई ज्यादा फेवरेबल बेसिस, सिस्टमैटिक बेसिस है। तो इन्फ्लेशन के कारण रेंट बढ़ रहा है तो भी उसे स्ट्रेट लाइन मेथड से ही आप इनकम बुक करोगे, डिफरेंस लीज इक्वलाइजेशन में जाएगा। पीपी आपका क्या होगा? इंडेस 16 के अनुसार लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट, जब लीज टर्म खत्म होगी अपने आप 0 हो जाएगा। देन रीमेजरमेंट, जो अभी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में देखा, इनकेस अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो ऑपरेटिंग लीज की टर्म्स अगर चेंज होती है तो उसे फ्रेश लीज मान लिया जाता है, और लीज इक्वलाइजेशन के अकाउंट को, बैलेंस को, ओपनिंग जो भी आपका टोटल लीज पेमेंट है उससे एडजस्ट करके आगे लीज रेंटल स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इनकम बुक हो जाती है। पीपी के ऊपर इंडेस 36 डेफिनेटली लग सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये वाली पीपी जब हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होती है तो 105 नहीं लगता, उसे इन्वेंट्री मानते हैं। ऑपरेटिंग लीज का बिजनेस जो भी करता है वो अपनी पीपी को अगर सेल करने के लिए लगता है तो इन्वेंट्री मानते हैं। एंड लास्ट 116 में सेल और लीज बैक लेसी की बुक्स में। तो लेसी अपनी बुक्स में सेल एंड लीज बैक में क्या बुक करता है बेटा? तो वो वापस असेट लीज पे लेता है, तो वो अपनी बुक्स में लीज लाइबिलिटी बुक करेगा, वो राइट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अंडर द लीज बैक ट्रांजैक्शन होगी। पर उसका राइट ऑफ यूज एसेट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेस प्रो रेटा अनरियलाइज गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और ये अनरियलाइज गेन कैसे निकालेंगे? प्रो रेटा बेसिस पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा, तो वो एक्सेस को फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेंगे। उस केस में आपकी जो लीज लाइबिलिटी है उसमें वही लीज पेमेंट आप अमोर्टाइजेशन टेबल में कंसिडर करोगे जो लीज के लिए, ना कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए। कब? जब सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा। राइट ऑफ यूज एसेट इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट लेस डेप्रिसिएशन, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट होगी। कौन सी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है? मेरी एसेट की फेयर वैल्यू 50 लाख थी पर मैंने सेल 55 लाख पे किया, जो एक्स्ट्रा 5 लाख दिया उसके बदले में लीज पेमेंट मैंने 2 साल के लिए लीज बैक लिया, 3-3 लाख बढ़ा के दे दिया। तो वो 3-3 लाख की 5 लाख का लोन का रीपेमेंट एक अलग ट्रांजैक्शन मान लो और बाकी पूरा लीज मान। वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने इसका पूरा डिस्कशन किया। तो अकॉर्डिंगली लीज लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, राइट ऑफ यूज एसेट पे डेप्रिसिएशन बुक होगा। डेप्रिसिएशन कब तक बुक होगा? लीज टर्म तक। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट या इम्प्लिसिट। तो ये दोस्तों आपका क्या है, दिस इज बेसिकली योर होल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू जहाँ जहाँ एसेट लाइबिलिटी पॉसिबली आ रही है, और मुझे लगा इस टैबुलर फॉर्मेट में आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ कि इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा, डी रिकॉग्निशन कैसे होगा। आई ट्राइड टू कंपाइल ऑल दैट स्टफ इन वन पर्टिकुलर प्लेस एट यू। दिस कुड बी अ रियली गुड रिकैप वंस यू हैव डन एवरीथिंग वेल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा और बेहतरीन तरीके से पेपर करके आइएगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं, पूरे फास्ट की शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए, ऑल द बेस्ट।